नमस्ते। आज बात करेंगे संहिता किसे कहते हैं या संहिता ग्रंथ कहते हैं। नॉर्मली आपने बहुत सारी संहिताएं पढ़ी हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारी संहिताएं पढ़ी हुई हैं। तो यहीं पर आपको चरक संहिता का पता है कि कायचिकित्सा ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता पता चला शल्यकाय ग्रंथ है। तो इसमें है यहीं से वस्तुतः संहिता ग्रंथों की रचना प्रारंभ होती है। इसके पूर्व ब्रह्म संहिता है, धन्वंतर संहिता तथा भास्कर संहिता के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, किंतु ये संहिताएं संभवतः ग्रंथ रूप में निबंध नहीं थी। मौखिक रूप से विषय का जो क्रमबद्ध विवेचन परवर्ती संतति को हस्तांतरित हुआ उसे ही संहिता की संज्ञा दी गई। मतलब आप ओरली जो चीज़ें बोल रहे थे उसको ही बोला गया, संहिता वर्ड बोला गया। दूसरी एक परिभाषा और क्या दी गई, विषय के समस्त अंग जिसमें समाहित हो उसे संहिता कहते हैं। ऐसी एक संहिता के पढ़ने से समस्त विषय का बोध हो जाता है, इसलिए फिर किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि संप्रदाय विशेष की संहिताओं में विशिष्ट अंग का प्राधान्य होता है, यथा आत्रेय संप्रदाय की संहिताओं में काय चिकित्सा और धन्वंतर संप्रदाय की संहिताओं में शल्यतंत्र की प्रधानता देखी जाती है। विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का वर्णन ऊर्तक में किया जाता है। जैसे अगर चरक संहिता की आप बात करोगे तो चरक संहिता में सूत्र स्थान है, निदान है, बीमार है, शारीर है, फिर उसके बाद चिकित्सा है, कल्प है, सिद्धि है, और सूत्र मतलब फर्स्ट पार्ट में आप बोलते हो इंद्रिय स्थान भी है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली अगर आप जैसे हिंदी वाला देखते हो तो 2 पार्ट में आता है, अदरवाइज सिर्फ प्लेन संस्कृत वाला जो है वो सिर्फ एक ही पार्ट में पूरी संहिता आती है, चाहे चरक संहिता हो चाहे सुश्रुत संहिता हो। टीकाएँ अलग अलग पार्ट्स में जरूर आती हैं। तो समस्त विषयों का ज्ञान जिसमें समाहित हो या विषय के समस्त अंग जिसमें समाहित हो उसको संहिता वर्ड की परिभाषा हुई। और एक हो गया कि मौखिक रूप से विषय का जो क्रमबद्ध विवेचन परवर्ती संतति को, संतति मतलब प्रोजेनी या नेक्स्ट जनरेशन को हस्तांतरित हुआ, मतलब उनको आपने कैरी ऑन किया, दैट इज संहिता की संज्ञा दी गई। प्रारंभिक काल में आयुर्वेद की अनेक संहिताओं की रचना विभिन्न महर्षियों द्वारा हुई, जिनके अस्तित्व का ज्ञान परवर्ती ग्रंथों में उपलब्ध उदाहरणों द्वारा होता है। मतलब आप कहीं कहीं पर रेफरेंसेस देखते हो पुराना, उससे समझते हो कि हाँ ये चीज़ें थी। उस समय यह संहिताएं तंत्र के नाम से प्रसिद्ध थीं। तंत्र शब्द विस्तारशीलता एवं रक्षा का बोधक है, जिसमें विषयों का वर्णन संक्षिप्त हो किंतु भविष्य में उनके विस्तार की संभावना हो तथा जिससे समस्त विषय अपने रूप में सुरक्षित रहे, वह तंत्र है। तंत्र का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कहा अग्निवेश तंत्र, तो अग्निवेश तंत्र को आगे आप इलाबोरेट कर सकते हो, वो चीज़ है तंत्र का। तो उन्होंने कहा ना विस्तारशीलता और रक्षा का बोधक है, और चीज़ों को मतलब एक जगह आपने सही तरीके से रक्षा कर लिया, रख लिया। संहिता के अपेक्षा तंत्र का रूप जो होता है संक्षिप्त होता है। अग्निवेश की रचना मूलतः अग्निवेश तंत्र थी, जो चरक द्वारा उपबृंहित एवं प्रतिसंस्कृत होकर चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हुई। जैसे चरक के केस में ही आपको याद है कि आपका अग्निवेश का था, अग्निवेश तंत्र था, चरक प्रतिसंस्कृत था, आचार्य दृढ़बल ने उसकी पूर्ति करी, और तब आज की जो हमारे आसपास हमारे सामने संहिता अवेलेबल है दैट इज योर चरक संहिता। तो संहिता ग्रंथों की रचना वर्तमान काल तक चली आई है, यद्यपि उनके समानांतर विशिष्ट विषयों पर भी ग्रंथ निबद्ध होते आए हैं। समास एवं व्यास की शैली पर ग्रंथों का निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। वेदों में समाहित सूत्र रूप ज्ञान को वेद व्यास ने विस्तृत रूप किया। ज्योतिष आदि शास्त्रों में भी बृहत संहिता आदि संहिताओं की रचना हुई। इन संहिताओं का कालक्रम से विवेचन करेंगे। जैसे ज्योतिष में आपको पता है नारद संहिता है, पराशर होरा शास्त्र है या उसको पराशर संहिता कहते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र है, अलग अलग लोगों ने किया, मैत्रेय की है, और भृगु नंदिनाड़ी है, मतलब भृगु संहिता है, अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें हैं। फिर इसी संहिताओं में अगर बात कर लो तो प्राचीन संहिताओं में कौन सी होती है, तो प्राचीन काल में प्राचीन संहिताओं में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेल संहिता तथा काश्यप संहिता संप्रति उपलब्ध है। प्रथम 2 संहिताएं मतलब आपकी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पूर्ण रूप में तथा अन्य 2 संहिताएं खंडित रूप में मिलती हैं, चाहे आपकी भेल संहिता हो गई चाहे काश्यप संहिता हो गई। हार्य संहिता का भी एक ग्रंथ प्रकाशिक है जिसकी मौलिकता संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त वाग्भट की रचना अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय भी संहिताओं में मानी जाती हैं। इन उपलब्ध संहिताओं पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा, तो आगे से आप देखेंगे आयुर्वेद के इतिहास में फिर और चीज़ों पर भी बात होगी।